Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज हम राजनीति सिद्धांत की एक अन्य अवधारणा पर बात करेंगे। यह अवधारणा है समानता। हम सब जानते हैं कि समानता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा विचार है जिसने बहुत सी क्रांतियों को प्रेरित किया है, जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और जो आज भी बहुत अलग अलग तरह के संघर्षों का कारण बना हुआ है। समानता एक ऐसा विचार है जो लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर एक नई दुनिया बनाने की ओर ले जाता है। और इस अर्थ में जब हम समानता की बात करते हैं तो हमें यह समझने की ज़रूरत होगी कि असल में जब हम राजनीतिक सिद्धांत के करीब जाते हैं तो इसमें समानता के बारे में किस तरीके की अवधारणा तैयार की गई है और किस तरीके से इस अवधारणा का विकास हुआ, इसके बारे में अलग अलग तरह की व्याख्याएं किस रूप में सामने आईं और समकालीन समय में इसके बारे में किस तरीके के वाद विवाद हैं। आज की इस पूरी चर्चा में मैं जिस तरीके से अपनी बातों को रखूंगा उसकी मैं एक रूपरेखा आपके सामने रख देना चाहता हूं। सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि समानता आखिर क्यों आवश्यक है, समानता को कैसे समझा जा सकता है, और दूसरे स्तर पर हम ये देखेंगे कि समानता की अवधारणा का विकास किस तरीके से हुआ है राजनीतिक सिद्धांत में। निश्चित रूप से इसमें एक लंबी यात्रा हो सकती है और इसी पे एक पूरा का पूरा पेपर बन सकता है कि आखिर समानता की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ है। लेकिन मैं आज की पूरी चर्चा में कुछ चुनिंदा चिंतकों की बात करूंगा कि उनके विचारों में किस तरीके से समानता का विचार सामने आया है, उन्होंने किस तरीके से समानता को देखा है। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अरस्तु से लेकर और मार्क्स तक एक विकास की पूरी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं आपको यह बताऊं कि किस तरीके से अवसर की समानता या राजनीतिक समानता का विचार सामने आया, और उसके बाद हम समकालीन चर्चा की बात करेंगे जिसमें हमारा मुख्य जोर इस बात पर होगा कि किस चीज़ की समानता होनी चाहिए, जिसमें हम ज़्यादातर समझने की कोशिश करेंगे कि समानता या को कल्याण की समानता के रूप में समझा गया है, संसाधनों की समानता के रूप में समझा गया है और कैपेबिलिटी की समानता के रूप में भी समझा गया है। तो इन तीनों का क्या अर्थ है, इसको कैसे समझा जा सकता है, इसकी मैं व्याख्या करूंगा। और उसके बाद हम जटिल समानता या कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो विचार माइकल वॉल्जर ने दिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में इस जो ये एक अवधारणा के रूप में जटिल समानता का विचार आया है उसका क्या मतलब है। और उसके बाद हम नारीवाद में जो समानता का विचार है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और आखिर में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि जो अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई होती है उसको कैसे समझा जा सकता है और समानता की पूरी अवधारणा से उसका क्या संबंध है। और अंत में एक चर्चा के आखिर में हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों की बात करें जो कि आज के दौर में समानता की पूरी विमर्श के साथ जुड़ी हुई हैं या जो समानता की पूरी अवधारणा के सामने चुनौती के रूप में खड़ी हैं। जो सबसे प्रमुख बात है समानता की चर्चा की शुरुआत करते हुए जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वह यह है कि इस दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के बीच असमानता होना स्वाभाविक है। फिर भी मनुष्य के रूप में हम विश्वास करते हैं कि हम बुनियादी रूप से समान हैं और हम में समान गरिमा है। विभिन्न तरह की प्राकृतिक असमानताओं के बावजूद हम मानते हैं कि मनुष्यों के बीच ज़्यादा बुनियादी पहलुओं के संदर्भ में समानता होती है। और मनुष्यों के बीच में जो समानता होती है उसका एक आधार यह होता है कि मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्यार या जुड़ाव महसूस करते हैं। और बर्नार्ड विलियम्स ने इसी संदर्भ में कहा है कि ये कुछ ऐसी नैतिक क्षमताएं होती हैं जो पूरी मानवता में सार्वभौमिक हैं। इसी तरह मनुष्यों के रूप में हमारे भीतर आत्मसम्मान की चाह होती है, इसलिए मनुष्य समानता के लिए संघर्ष करते हैं। इसीलिए समानता मानकीय राजनीति के केंद्र में है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के केंद्र में है। तो हम सब एक मनुष्य के रूप में अपने लिए समानता चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। हम सब प्राकृतिक रूप से असमान हो सकते हैं और होते भी हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी में चीज़ों को ज़्यादा समझने की क्षमता होती है, कोई तुलनात्मक रूप से चीज़ों को कम समझ पाता है,
कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, कोई कम तेज़ दौड़ पाता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हो, प्राकृतिक रूप से उसके पास उतनी क्षमता ना हो जो कि अन्य लोगों के पास है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो चीज़ मनुष्यों को एक साथ जोड़ती है या जो उनमें एक गरिमा की भावना लाती है, वह यह है कि सब में एक खास तरह का मनुष्यत्व है और हर व्यक्ति जो है वो एक मनुष्य के रूप में कुछ संवेदनाएं रखता है, प्यार और जुड़ाव को महसूस कर सकता है, अपने लिए अच्छी जीवन की परिकल्पना कर सकता है। तो इस आधार पर जो एक नैतिक समानता हर तरह के मनुष्य में होती है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है मानवीय राजनीतिक सिद्धांत में। और समानता की जो पूरी एक विचार यात्रा है, विशेष रूप से आधुनिक समय से, उसमें इसी एक मूल तत्व पर ध्यान दिया गया और उसके बाद उसका विस्तार होता रहा। हालांकि ऐतिहासिक दौर में ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत में इसके कुछ दूसरे अर्थ भी सामने आए, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद विचार करेंगे। लेकिन जो एक बुनियादी सवाल उभर कर सामने आता है वह यह है कि समानता की ज़रूरत क्यों है। समानता के अर्थ में एकरूपता नहीं है। समानता कुछ निश्चित मूल्यों को हासिल करती है। 4 अलग अलग लक्ष्यों को हासिल करने के संदर्भ में समानता महत्वपूर्ण है। पहला, कई बार निष्पक्षता को कायम रखने के लिए समानता की ज़रूरत होती है। अर्थात अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है, तो हमें यह दिखाना होगा कि जितने तरह के उस पे लोग हैं उनके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दूसरा, आत्मसम्मान के लिए कुछ मात्रा में समानता की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हम लोगों के एक समूह में रह रहे हैं और हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो हम यह महसूस करेंगे कि हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। हम ऐसा महसूस करेंगे कि शायद हम दूसरे लोगों से कमतर हैं। इसलिए लोगों के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए समानता का व्यवहार करने की ज़रूरत होती है। तीसरे स्तर पर समानता के साथ यह कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है कि दूसरों के प्रति सम्मान दिखाया जाए। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, तो उसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि दूसरों को उसी तरीके का सम्मान दिया जाए। तो हर किसी के साथ एक खास तरीके के सम्मान का बर्ताव समानता की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। और चौथी बात है कि बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए भी समानता ज़रूरी है। अगर हम लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, अगर एक समुदाय में सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, तो लोगों के बीच जुड़ाव की भावना बढ़ेगी। अगर एक समाज में या एक समूह में विभिन्न लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में बंधुत्व की भावना नहीं रहेगी। वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखेंगे, उनका एक दूसरे के प्रति उतना जुड़ाव नहीं होगा, बल्कि खिंचाव का संबंध होगा। तो इन 4 कारणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समानता की आवश्यकता है। समानता की अवधारणा के विकास को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो कुछ बातें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने की ज़रूरत है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि समानता एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर चिंतक के लेखन में हम कुछ ना कुछ विचार पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर हम इस पर गहराई से विचार करने की कोशिश करें, तो यह अपने आप में एक बहुत लंबी चर्चा का विषय हो सकता है। इसलिए जब हम समानता की अवधारणा के बारे में और इसके विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ मूलभूत या हम कह सकते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण चिंतकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से ऐसे चिंतकों की पहचान करना काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव मसला हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी यह कोशिश होगी कि मैं कुछ महत्वपूर्ण चिंतकों की लेखन में जिस तरीके से समानता का विचार आया है उस पर मैं ध्यान दूं, और उसके बाद हम समकालीन वाद विवाद पर आएंगे। तो इस संदर्भ में हम हॉब्स अरस्तू की पहले बात करेंगे, फिर हॉब्स की बात करेंगे, उसके बाद क्लासिकल उदारवादी और आधुनिक उदारवादी चिंतकों के लेखन में जिस तरीके से समानता का विचार आया उसकी बात करेंगे। रूसो के लेखन में यह किस तरीके से आया इसको देखेंगे, और फिर मार्क्स के लेखन में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स ने समानता के बारे में क्या विचार रखा है। और इस विवेचना के माध्यम से समानता के निम्नलिखित विविध आयामों के समझ को भी बनाएंगे। पहला, आनुपातिक समानता का क्या मतलब होता है, कानून के सामने समानता का विचार कब से सामने आया, अवसर की समानता की बात हम समझने की कोशिश करेंगे, उसका क्या मतलब होता है, राजनीतिक समानता के बारे में हम समझेंगे,
और ये मुख्य रूप से उदारवादी लेखकों के लेखन में कुछ बातें सामने कुछ पहले से चली आ रही थी, और समानता के फिर समकालीन वाद विवाद पर हम चर्चा करते हुए इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि किस चीज़ की समानता होनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक हम ग्रीक दर्शन में मान सकते हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु या एरिस्टोटल जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपने लेखन में समानता में एक आनुपातिक समानता की बात की, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो पद और सम्मान होते हैं उनके वितरण में इस तरह की आनुपातिक समानता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो समान लोग हैं उनके साथ समान बर्ताव कीजिए, और जो असमान लोग हैं उनके साथ असमान बर्ताव किया जाना चाहिए। ये एक अरस्तु के का जो पूरा समानता के बारे में एक महत्वपूर्ण योगदान है, वो माना जाता है आनुपातिक समानता का सिद्धांत। लेकिन उसके साथ ही अन्य मामलों में अरस्तु जो है वो इस तरीके आनुपातिक समानता की बात नहीं करते हैं। कई बार जब वो कानून के सामने समानता की बात आती है तो अरस्तु बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे की हत्या की है, तो इस मामले में हमें हर व्यक्ति को समान मानते हुए उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अरस्तु के लेखन में दो और आयाम हैं। एक आयाम यह है कि जब वो नागरिकता की बात करते हैं तो यानी कि नागरिकता का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि परिवार और गांव से आगे बढ़कर पहुंचता है। जो पोलिस में जब लोग पहुंचते हैं तो वो नागरिक होते हैं, तो वहां पर वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति नागरिक के रूप में समान होता है। हर व्यक्ति को नागरिक के रूप में अपने विचारों को अव्यक्त करने का अधिकार होता है। वह उतना ही हकदार होता है अपने विचारों को व्यक्त करने का जितना कोई दूसरा अमीर व्यक्ति हो सकता है। तो इस अर्थ में वो समानता के या नागरिकता के पूरे क्षेत्र में समानता की बात करते हैं। लेकिन अगर हम अरस्तु के विचारों को देखें तो उसकी कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। मिसाल के तौर पर वो महिलाओं को पूरी तरीके से परिवार के दायरे में बांध कर रखते हैं। वो मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों जितनी समझदार नहीं होती हैं। वो दासों को नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक जो अरस्तु का पूरा लेखन है उसमें असमानता काफ़ी रूढ़बद्ध तरीके से, काफ़ी गहरे तरीके से जड़ जमाए हुए है, बावजूद इसके कि वो नागरिकता के दायरे में जाने पर समानता की बात करते हैं। दूसरे स्तर पर अगर हम आधुनिक दौर में आते हैं, मध्य युग में काफ़ी हद तक एक ऐसी स्थिति रही जहाँ पर असमानता को स्वाभाविक माना गया और चर्च के द्वारा यह तय किया गया कि किस समुदाय की या किस समूह की क्या भूमिका होगी। लेकिन आधुनिक दौर में हॉब्स जो कि एक सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार थे, उन्होंने एक अलग तरीके से समानता के विचार को रखा। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार का मतलब यह होता है कि जिन्होंने राज्य की स्थापना के बारे में एक परिकल्पना की, सामाजिक समझौते को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया, और इन्होंने यह कल्पना की कि राज्य की स्थापना से पहले एक प्राकृतिक अवस्था होती थी जिसमें कुछ खास तरह की समस्याएं पैदा हुई। उन खास तरह की समस्याओं के कारण लोगों ने आपस में समझौता किया, और आपस में समझौता करने के बाद उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की। तो जब हॉब्स अपने प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं तो हॉब्स एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं या व्यक्तियों के ऐसे समूह की कल्पना करते हैं जिनके बारे में इनका मानना है कि ये लोग आपस में समान होते हैं। और समान होने का उनका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति की लंबाई एक जैसी होती है, या हर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति एक जैसी होती है, या हर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता एक जैसी होती है। हॉब्स यह बोलते हैं कि व्यक्ति के बीच में जो समानता होती है वो इस अर्थ में होती है कि हर व्यक्ति शक्ति की चाह रखता है, हर व्यक्ति को आत्मसुरक्षा की चाह होती है, और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत है तो दूसरा व्यक्ति बौद्धिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो एक समानता का विचार जो आधुनिक दौर में हम हॉब्स के लेखन में देखते हैं, और यह विचार हॉब्स जो प्राकृतिक अवस्था का अपना विचार है उसमें प्रस्तुत करते हैं। अगर हम और आगे बढ़ें और इसी दौर में सामने आए क्लासिकल उदारवादियों और आधुनिक उदारवादियों के विचार को देखें तो यह जो पूरा एक समानता की बात है और जो इसका मध्य युग से पूरी तरीके से अलग होने की जो अवधारणा है वो सामने आती है। जो क्लासिकल उदारवादी हैं उन्होंने पूरी तरीके से जो चर्च का वर्चस्व था उसको नकारा और व्यक्ति की अपनी स्वायत्त क्षमता पर जोर दिया, और उन्होंने यह कहा कि हर व्यक्ति बराबर होता है, समान होता है, और उसे इस बात का हक है कि वो समान तरीके से अपने प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर पाए, और कोई भी सामाजिक बंधन उसे एक दायरे में बांधने की कोशिश ना करे। और इस अर्थ में अगर हम एडम स्मिथ के लेखन को पढ़ें या फिर हम जॉन लॉक के विचारों को देखें
तो वो एक समान व्यक्ति के विचारों को या स्वायत्त व्यक्ति के विचार को आगे बढ़ाते हैं। और इस रूप में इन्होंने कहा कि राज्य जो होना चाहिए वो न्यूनतम राज्य होना चाहिए और इसमें व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने समान रूप से अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर पाए। अगर वह चाहता है आर्थिक गतिविधियां करना तो वह आर्थिक गतिविधियां कर पाए। अगर वह चाहता है कि वो कुछ खास तरीके से विचार व्यक्त करे तो वह उन विचारों को व्यक्त कर पाए। तो एक क्लासिकल उदारवाद में हर व्यक्ति के समान रूप से स्वायत्त होने का विचार सामने आता है। आधुनिक जो उदारवादी हैं जिन्होंने कि क्लासिकल उदारवादियों की जो पूरी अवधारणा थी उसकी सीमाओं को पहचाना और उन्होंने यह कहा कि असल में यह विचार तो बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति समान रूप से स्वायत्त होता है, यानी कि उसके भीतर अपने लिए अच्छा या बुरा सोचने की क्षमता होती है, लेकिन असल में ज़रूरत इस बात की होती है कि कुछ लोगों को जो कि आर्थिक संसाधनों को सही तरीके से उपयोग ना कर पाने के कारण या सामाजिक रूप से सही मौका ना मिल पाने के कारण जो हाशिए पर होते हैं, राज्य उनकी मदद करे और उनको आगे ले आने में एक तरह की सहायता प्रदान करे जिससे वो अपने भीतर की स्वायत्त क्षमता का उपयोग कर पाएँ। तो ये जो आधुनिक उदारवादी हैं जिसमें कि हम मिल और ग्रीन आदि को रख सकते हैं, उन्होंने राज्य की एक हस्तक्षेपकारी भूमिका या इंटरवेंशन वाली भूमिका पर जोर दिया। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के समानता के साथ जुड़े हुए विचार हैं जो आज बहुत ही आम फहम या एक तरीके से प्रचलित मालूम चलते हैं, वो सारे के सारे उदारवाद के साथ ही उभर कर सामने आए। तो एक तरीके से कानून के सामने समानता का एक विचार तो ग्रीक फिलॉसफी से भी सामने आ रहा है, लेकिन आधुनिक समय में अवसर की समानता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को यह मौका होना चाहिए कि वो जो करना चाहता है वो कर पाए। किसी अतीत में के पाबंदी के कारण, किसी खास तरीके के परिवार में जन्म लेने के कारण व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो पूरा विचार है वो उदारवाद के साथ उभर कर सामने आया और धीरे धीरे इस पर और ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन एक बुनियादी उभार जो है वो इसको हम उदारवाद के साथ ही देख सकते हैं। उसी तरीके से राजनीतिक समानता की बात है, वह भी उदारवाद के साथ उत्पन्न हुई और धीरे धीरे करके इसमें और विकास हुआ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके विकास हुआ तो इसका अर्थ यह है कि भले ही एक व्यक्ति की कल्पना क्लासिकल उदारवाद या आधुनिक उदारवाद में की गई, लेकिन महिलाओं को उदाहरण के तौर पर वोटिंग राइट्स मिलने में 20वीं शताब्दी तक का इंतजार करना पड़ा। तो वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे हुई, लेकिन एक अवधारणा के रूप में इस चीज़ को स्वीकार किया गया क्लासिकल उदारवाद में भी और आधुनिक उदारवाद में भी कि व्यक्ति को स्वायत्त रूप से अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने का अधिकार है और इस लिहाज से हर व्यक्ति समान है और उसको समान मानकर ही उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये जो दो प्रमुख विचार थे वो उन्होंने इस रूप में अपने समानता के संबंधी पूरी अवधारणा को सामने रखा। अगर हम रूसो के लेखन की बात करें तो रूसो ने अपनी पुस्तक ऑन दी ऑरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक अवस्था में आमोर प्राप्रे तुलना करने की भावना के बारे में बताया है और वो कहते हैं कि इसके कारण ही निजी संपत्ति और असमानता का उदय हुआ। और रूसो यह भी बताते हैं कि अमीर लोग गरीबों को कैसे नियंत्रित करते हैं। बुनियादी रूप से रूसो ये कहते हैं कि जब मनुष्य इस दुनिया में आए या जब सभ्यता या मनुष्यों के अस्तित्व का शुरुआती दौर था तो वो असल में जानवर की तरह ही थे और उनके भीतर एक दया की भावना थी, दूसरी आत्मरक्षा की भावना थी। लेकिन धीरे धीरे करके सभ्यता का विकास होता है, भाषा का विकास होता है और मनुष्य जो हैं उनके भीतर एक और भावना आती है जिसको वो आमोर प्रॉप्रे कहते हैं, यानी कि अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करना। और मनुष्यों के भीतर जो यह भावना थी उसका सकारात्मक पक्ष ये था कि मनुष्यों ने खुद को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को लाने का प्रयास किया, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया। नकारात्मक चीज़ ये थी कि इससे समाज में कृत्रिम असमानता काफ़ी बढ़ी। प्राकृतिक असमानता रूसो मानते हैं कि मनुष्य में होती है, लेकिन ये जो कृत्रिम असमानता है सामाजिक स्थिति के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर, उसकी विकास का कारण ये था कि आमोर प्रॉपर्टी की भावना का विकास हुआ या इस तरह की भावना ने लोगों के भीतर जड़ जमा लिया। तो समाज में जब अमीर और गरीब वर्ग बने तो रूसो बहुत विस्तार से बताते हैं कि गरीबों में अपनी स्थिति को लेकर एक तरह की असंतोष की भावना पैदा हुई, लेकिन हकीकत यह है कि अमीरों ने उन्हें तरह तरह की व्यवस्थाओं में
ऐसे जकड़ लिया जिससे अमीर हमेशा अमीर बने रहें और गरीब गरीब बने रहें। तो एक तरीके से रूसो हम कह सकते हैं कि समाज में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के अस्तित्व को बताते हैं, अमीर वर्ग के चालाकियों को रेखांकित करते हैं, और सबसे बुनियादी रूप से जो वो दो बात कहते हैं वो ये कि एक दूसरे से तुलना करने की प्रवृत्ति के कारण निजी संपत्ति उत्पन्न हुई, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ प्राकृतिक विषमताओं को ही स्वाभाविक माना जा सकता है, यानी कि लोगों की लंबाई अलग होना, लोगों की कुछ क्षमताएं अलग होना, लेकिन बाकी सारी जो असमानताएं होती हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मार्क्स और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्हें हम एक साथ रखकर हमें हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम मार्क्सवाद के नाम पे जानते हैं उसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने काफ़ी हद तक योगदान दिया। और मार्क्सवाद की जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो यही है कि वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति समान हो, और वो उसकी जो बुनियादी चिंता है वह समाज में व्याप्त असमानता ही है। और इस रूप में अगर हम देखेंगे तो जो सबसे बुनियादी चीज़ हमें मार्क्स के बारे में याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि उन्होंने उदारवाद की आलोचना की, क्लासिकल और आधुनिक दोनों ही रूपों में। और उनका यह कहना है कि इसमें जिस तरीके की समानता की बात की जाती है या अन्य दूसरे मूल्यों की बात की जाती है वो असल में सिर्फ एक दिखावा के रूप में होता है, एक पर्दे के रूप में होता है, जिसमें जो असली शोषण हो रहा है उस पर चर्चा नहीं होती है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए इसकी कोशिश होती है। और इनका यह कहना है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का ही अधिकार बना रहेगा उस समय तक यही स्थिति रहेगी, और इसके लिए यह जरूरी है कि एक तरह से जो समाज दो भागों में बटा हुआ है उसमें जो मजदूर वर्ग है वो खुद को संगठित करे, एक क्रांति हो, और क्रांति के बाद एक ऐसी स्थिति आए जिसमें वो पहली स्थिति सर्वहारा की तानाशाही बोलते हैं, उसके बाद समाजवाद और फिर साम्यवाद की बात करते हैं। समाजवाद में भी मार्क्स और एंगल्स का मानना है कि एक तरह की समानता होती है जिसमें हर व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार वेतन दिया जाता है। लेकिन साम्यवाद की स्थिति और ज़्यादा बेहतर और एक तरीके से यूटोपियन स्थिति के रूप में मार्क्सवाद के भीतर मौजूद है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, और राज्य जो है धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाता है। तो मार्क्स जो है वो समानता की जो एक उदारवादी स्थिति है उसकी आलोचना करते हैं, और वो उनमें से कुछ मूल्यों को अच्छा मानते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि असल में ये उदारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर इन मूल्यों को वास्तविक रूप में हासिल नहीं किया जा सकता है। और फिर वो साम्यवाद और समाजवाद, पहले समाजवाद और उसके बाद फिर साम्यवाद की परिकल्पना करते हैं, जिसमें उनके अनुसार वास्तविक अर्थों में, खासतौर पर साम्यवाद में वास्तविक अर्थों में समानता की स्थापना की जा सकती है। यहाँ हम व्यवहारिक स्तर पर मार्क्सवाद की समानता का जो पूरी अवधारणा है उसको जब लागू करने का प्रयास किया गया व्यवहारिक स्तर पर, तो क्या नतीजे आए उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा देना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी भी होगी कि जब सोवियत यूनियन में इस तरीके से समानता स्थापित करने की कोशिश की गई तो यानी कि मार्क्सवाद की अवधारणाओं का अनुसरण करते हुए, बहुत सारे मार्क्सवादी बोलेंगे कि ऐसा पूरी तरीके से नहीं हुआ, पर जिस भी रूप में हुआ तो उसके बहुत ही भयानक नतीजे सामने आए। और वह नतीजा इस रूप में सामने आया कि बहुत बार यह तर्क देकर कि साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है, असल में बहुत से व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन या सामूहिकीकरण का पूरा अभियान था उसमें लाखों या कई बार कहा जाता है करोड़ों की संख्या में लोगों की हत्या की गई। तो ये एक तरीके से मार्क्सवाद जो है वह एक समीक्षा के रूप में, उदारवाद की समीक्षा के रूप में और एक गहरे स्तर पर विचारों को रखने के रूप में काफ़ी मजबूती से सामने आता है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जब इसे लागू करने का प्रयास किया गया तो उसकी कई स्पष्ट सीमाएं सामने आईं, और असल में लोगों की समानता का उल्लंघन तो हुआ ही, उनके जीवन की स्वतंत्रता का भी बहुत ही गहरे तरीके से उल्लंघन किया गया, और बाकी कई सारी स्वतंत्रताओं की भी अवहेलना की गई जहां भी व्यवहारिक रूप से मार्क्सवादी जो अवधारणा है उसको लागू करने का प्रयास किया गया। हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं। मैं जिस मुख्य चीज़ पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि समानता एक अवधारणा के रूप में बहुत सारे लेखकों के लेखन से होते हुए आगे बढ़ी है, वर्तमान स्वरूप में सामने आई है,
और वर्तमान दौर में समकालीन जो विवेचना है, अगर हम 1950 के बाद के लेखन की बात करें, विशेष रूप से मानकीय राजनीतिक दर्शन में, तो उसमें भी कई अलग अलग तरीके से समानता के बारे में विचार विमर्श किया गया है। और इस समानता का जो ये जो पूरा मुद्दा है, उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जो प्रमुख विषय रहा है कि किस बात की समानता होनी चाहिए, किस चीज़ की समानता होनी चाहिए। और इस प्रश्न के साथ वितरण समानता का पहलू जुड़ा हुआ है और आमतौर पर विद्वानों ने समानता को मापने के आधारों के बारे में बताया है। पहला कल्याण की समानता, दूसरा संसाधनों की समानता और तीसरा कैपेबिलिटी की समानता, कैपेबिलिटी या सामर्थ्यता या सक्षमता उसको हिंदी में बोल सकते हैं, उसकी समानता। और इसके अलावा जटिल समानता का विचार है जिसे वितरण संकल्पना से अलग माना जाता है। पहले स्तर पर कल्याण की समानता का विचार आता है। कल्याण की समानता का विचार उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है और क्लासिकल उपयोगितावादियों में जेरेमी बेंथम और जेस मिल का नाम प्रमुख है। हमें जानते हैं कि जो उपयोगितावाद का विचार है वो आधुनिक समय में मुख्य रूप से जेरेमी बेंथम के विचारों से आगे बढ़ा। जेरेमी बेंथम ने यह कहा कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो सूत्र है वही हर नीति के बारे में निर्णय लेने के लिए एक मुख्य आधार होना चाहिए। लेकिन जेरेमी बेंथम ने इस अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सूत्र को एक तरीके से मात्रात्मक आधार पर परिभाषित किया। इसका मतलब यह था कि जितनी ज़्यादा मात्रा में सुख मिल पाए उतना ही वो कोई काम अच्छा होता है। कल्याण की समानता का जो विचार है उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि असल में लोगों को कुछ ऐसे संसाधन मिले होने चाहिए जो उनकी वरीयताओं को संतुष्ट करें। लेकिन इसके मूल में उपयोगितावाद का विचार है और उपयोगितावाद का विचार आधुनिक समय में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों से सामने आता है। जेरेमी बेंथम ने जब उपयोगितावाद को परिभाषित किया तो उन्होंने यह कहा कि यह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब ये है कि जो समाज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, ऐसी नीति या ऐसे कार्यक्रम को ही वरीयता दी जानी चाहिए या व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे गतिविधि को ही वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल में जो प्रमुख अंतर था वह यह था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात पर जोर दिया कि असल में सुख का जो मापन है वो मात्रात्मक स्तर पर ना करके गुणात्मक स्तर पर किया जाना चाहिए। अर्थात सुख की का गुण के स्तर पर क्या महत्व है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर कोई हमें निम्न स्तरीय काम करने से ज़्यादा खुशी मिल रही है तो वह ज़्यादा वरीयता देने लायक नहीं है, बल्कि एक ऐसा काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें एक गुणात्मक रूप से अच्छा सुख मिले। जिसमें कि जेस मिल का एक प्रसिद्ध कथन भी है कि एक संतुष्ट सूअर होने से ज़्यादा अच्छा है कि असंतुष्ट सुकरात हुआ जाए। बहरहाल जब उपयोगितावाद का विचार और आगे बढ़ता है, इसकी कई तरह की आलोचनाएं होती हैं और इसमें कई तरह से परिष्करण होता है, तो वर्तमान दौर में यह कहा गया कि जो तार्किक वरीयताएं होती हैं लोगों की, उनकी संतुष्टि होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति जब अपने लिए कोई खास वरीयता तय करता है तो उसकी संतुष्टि ही उपयोगितावाद है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि होनी चाहिए। और कल्याण की समानता में जैसे मैंने पहले बताया, इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की कितनी वरीयताएं या कितनी इच्छाएं संतुष्ट हो रही हैं और इसी आधार पर चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अर्थात जो समाज कल्याण के समान रूप से वितरण में विश्वास रखता है वह इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करता है कि एक व्यक्ति को कितना संसाधन मिलता है। इसकी मुख्य चिंता यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि मिले। अर्थात अगर दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, इनमें से एक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास कार हो और दूसरा व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास एक अच्छा खेत हो जिसमें वो खेती कर पाए, तो इन दोनों व्यक्तियों की जो वरीयताएं हैं, जो उनकी इच्छा है, उसको संतुष्ट किया जाना चाहिए। और इस प्रकार के राज्य को, जो कि कल्याण की समानता को बढ़ावा देना चाहता है, उसे यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा संसाधन जा रहा है और दूसरे के पास कम, क्योंकि दोनों व्यक्ति जिस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं उसको पूरा किया जा रहा है और उन दोनों की इच्छाएं संतुष्ट हो रही हैं और इससे एक तरह की कल्याण की असमानता सामने आती है। लेकिन कल्याण की असमानता का जो पूरा विचार है, उसकी जो सीमा है वह यह है कि असल में कई बार लोग जो हैं वो गलत चीज़ों की भी इच्छा रख लेते हैं और कई बार कई लोग इसलिए भी बहुत सारी चीज़ों की इच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इस तरीके की सोच या इस तरह की समझ या इस तरह का पूरा विकल्प सामने नहीं होता है।
मिसाल के तौर पर अगर एक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि उसके पास एक अपना बड़ा हवाई जहाज हो, क्योंकि वो इस चीज़ को समझता है कि वो उसके साथ क्या कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ साइकिल से संतुष्ट है, या वह यह चाहता है कि उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत थोड़े से संसाधन रहें, तो इससे एक अलग तरह की असमानता पैदा होगी। और इस रूप में अगर हम समानता को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो वह कई तरह की समस्याओं को जन्म देगी, जिसमें कि सामाजिक रूप से असमानता तो एक पहलू है। इसके अलावा जो दूसरा पहलू होगा वो यह कि कई लोगों की जो गलत वरीयताएं होंगी, जो ऐसी वरीयताएं होंगी जिनका कोई खास औचित्य नहीं है, वह भी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा, जो कि एक आदर्श स्थिति नहीं होगी। दूसरे स्तर पर संसाधनों की समानता की बात की जाती है। समानता के संसाधनवादी दृष्टिकोण या संसाधन समतावाद को जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉकिन और एरिक रोकोवस्की के विचारों से जोड़ा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि हर व्यक्ति को समान मानते हुए संसाधन दिया जाए, अर्थात संसाधनों के वितरण में लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मुख्य रूप से जॉन रॉल्स के विचारों को जब हम न्याय के टॉपिक पर बात करेंगे तो ज़्यादा विस्तार से देखेंगे, लेकिन रॉल्स ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं उन्हें इस तरीके से समायोजित किया जाना चाहिए कि उससे हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाभ हो। लेकिन इस पूरे सिद्धांत में जो कमी बताई गई वह यह बताई गई कि असल में अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों के पास बराबर संसाधन है और एक व्यक्ति मेहनत करके ज़्यादा और पैसा कमा लेता है और दूसरा व्यक्ति अपने पैसे को उड़ा देता है, तो इस पहले व्यक्ति से यह कहा जाता है कि वो इस दूसरे व्यक्ति की मदद करे, क्योंकि यह दूसरा व्यक्ति अब हीनतम स्थिति में है। यानी कि रॉल्स के सिद्धांतों में व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण या उसकी अपनी गतिविधियों के कारण जो स्थिति आती है उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। और दूसरे स्तर पर यह कहा गया कि रॉल्स के सिद्धांतों में अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, किसी प्राकृतिक कमी का शिकार हो जाता है, तो उसको कैसे मदद की जाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो इसी स्तर पर आगे बढ़ते हुए रोनाल्ड डॉकिन ने अपने संसाधन समतावाद का विचार रखा है और उन्होंने दार्शनिक स्तर पर संसाधनों के समान वितरण के लिए तर्क प्रस्तुत किया है। रोनाल्ड डॉकिन का जो प्रमुख तर्क है वह इस आधार पर सामने आता है कि उसमें वो ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं जिससे दार्शनिक स्तर पर इस बात को सही साबित किया जा सके कि किस तरीके से लोगों को अपने महत्वाकांक्षाओं के प्रति खुद जवाबदेह होना चाहिए और किस तरीके से अगर कोई प्राकृतिक दुर्घटना के कारण असमानता उत्पन्न होती है तो उसे कैसे ठीक किया जाना चाहिए। रोनाल्ड डॉकिन एक कहानी से शुरुआत करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि एक जहाज पर कुछ लोग बाहर जा रहे हैं और किसी एक स्थान पर जा रहे हैं पानी के जहाज पर, उनका जहाज भटक जाता है और वह एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाता है जहां पर कोई दुनिया का और बाशिंदा नहीं पहुंचा है और लोगों को जो उस जहाज में होते हैं उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी इस नए टापू या इस नए द्वीप पर ही चलानी है, यहीं उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरने वाली है। तो फिर डॉकिन बोलते हैं कि यहाँ पर नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोग आपस में मिलते हैं और वो ये तय करते हैं कि वह एक प्रकार की मुद्रा जिसे वो क्लेमसेल्स बोलते हैं सभी लोगों को बराबर संख्या में देंगे। अब डॉकिन बोलते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो 100 या फिर 1000 क्लेमसेल्स प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। इस क्लेमसेल्स से, जो कि एक तरह की मुद्रा है, हर व्यक्ति अपने लिए कोई मनपसंद चीज़ खरीद सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हर व्यक्ति के पास संसाधन बराबर होते हैं तो जो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसके अपने लिए एक टेनिस कोर्ट बनवा सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने लिए कोई खेत खरीद सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने लिए एक सुंदर घर बना सकता है। और चूंकि हर व्यक्ति के पास बराबर पैसा है, बराबर क्लेमसेल्स है और हर व्यक्ति अपने पसंद की चीज़ कर रहा है, इसलिए डॉकिन बोलते हैं कि उसे दूसरों से कोई ईर्ष्या नहीं होगी। इसे डॉकिन एनवी टेस्ट या ईर्ष्या परीक्षण का नाम देते हैं। और उनका ये कहना है कि दूसरे स्तर पर लोग इस बात पे विचार करते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, उनका एक हाथ कट जाए, उनका एक पैर चला जाए या उनकी आंखों की रोशनी चली जाए, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, उनकी भलाई के लिए क्या होना चाहिए। तो इस स्थिति में खुद लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम या बीमा योजना चलाई जानी चाहिए। इस इंश्योरेंस स्कीम के लिए हर व्यक्ति
उसके पास जो बुनियादी क्लेम सेल्स होते हैं उसका कुछ कुछ हिस्सा इस इंश्योरेंस स्कीम में डालता है, और उसके बाद वो इस बात के लिए अपने आप को सुरक्षित पाता है कि आने वाले समय में, भविष्य में, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, उसके साथ कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए उसके पास एक इंश्योरेंस स्कीम है जिससे कि उसकी मदद की जाएगी। तो इस लिहाज से डॉकिन ये बोलते हैं कि संसाधन लोगों को दिए जाने चाहिए और उनका बेहतर तरीके से वितरण होना चाहिए। और इस लिहाज से, जैसे मैंने पहले बताया, कि रॉल्स के सिद्धांतों से ये एक कदम आगे जाते हैं, लेकिन बुनियादी रूप से जॉन रॉल्स और रोनाल्ड डॉकिन दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं। और अगर हम संसाधन समतावाद की बात करें तो जिससे कि ये दोनों विचारक जुड़े हुए हैं, उसका मुख्य तर्क यही है कि लोगों को बराबर संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और इस बराबर संसाधन की जो परिभाषा है उसको तय करने में जहां रॉल्स हिंतम स्थिति वाले लोगों की बात करते हैं, वहीं डॉकिन एक बीमा योजना प्रस्तुत करते हैं। और इसके अलावे वो ये बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआती स्थिति अगर समान है तो उसे अपने द्वारा लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जो संसाधन समतावाद है उसकी सीमाओं को अमर्त्य सेन, मार्था नुसबाउम जैसे चिंतकों ने रेखांकित किया, और उन्होंने ये कहा कि संसाधन समतावाद या लोगों को मूलभूत रूप से, बुनियादी रूप से कुछ संसाधन उपलब्ध कराने का विचार एक आकर्षक विचार है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन जो कैपेबिलिटी अप्रोच है या जो अमर्त्य सेन है, उनका जो मुख्य जोर है वो इस बात पे है कि यह अपने आप में साध्य नहीं है, यह अपने आप में आखिरी लक्ष्य नहीं है, और हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत है। अमर्त्य सेन जो हैं वो ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि समानता स्थापित करने के लिए हमें सिर्फ समान वस्तुओं के वितरण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कैपेबिलिटी या सामर्थ्य निश्चित तरह के काम को करने की क्षमता है। मसलन साक्षरता एक कैपेबिलिटी है और पढ़ना एक कार्य है। और यानी कि अगर हम कोई काम करने में समर्थ हो पाते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास उस काम को करने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। अगर थोड़ा सा और स्पष्टता से हम इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर एक गांव में एक ऐसा समूह है जिसके पास शिक्षा का अभाव है, या पूरे गांव के पास शिक्षा का अभाव है, तो संसाधन जो पूरा दृष्टिकोण है, संसाधनों को देने का दृष्टिकोण है, संसाधन समानता का दृष्टिकोण है, उसमें उनके लिए कुछ निश्चित तरह के संसाधन देने की बात कही जाएगी। यानी कि स्कूल हो जाए, किताबें हो जाएं, स्कूल में शिक्षक हों, स्कूल में खाने की व्यवस्था भी हो, इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो इससे एक कदम आगे जाते हुए इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक छात्र की जो बुनियादी कमियां हैं या उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थात एक छात्र पढ़ने में ज़्यादा मेधावी हो सकता है, दूसरा कमज़ोर हो सकता है, तो उसके स्थिति पर ध्यान देते हुए जो नियम है या जो काम है या जो संसाधनों का वितरण है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो मुख्य रूप से जो एक प्रमुख बात है वो ये है कि सेन ये कहते हैं कि हमें उन वास्तविक आज़ादियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका लोग उपभोग करते हैं, मसलन पढ़ने में समर्थ होना, आत्मसम्मान रखना, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना, समुदाय के जीवन में भागीदारी करने में समर्थ होना आदि। और सेन यह मानते हैं कि अपनी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर हम सब में बहुत विविधता पाई जाती है, मसलन उम्र, जेंडर, प्रतिभा आदि के आधार पर। साथ ही हमारी बाहरी परिस्थितियों अर्थात संसाधनों के स्वामित्व, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि में भी काफ़ी विविधता होती है। तो लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते समय या उसके लिए नीति बनाते समय हमें इस विविधता पर ध्यान देना चाहिए। मसलन अगर हम महिलाओं के लिए एक नीति बना रहे हैं तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक तरह की नीति महिलाओं के लिए बन जाए तो वो काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं को दूर कर देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि शहरी महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अलग अलग होती है। उसी तरीके से हम यह भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी शहरी महिलाएं जो होती हैं वो सभी अच्छी स्थिति में होती हैं, सबकी स्थिति समान होती है। वहाँ भी फिर शिक्षा के स्तर पर, जाति के स्तर पर और आर्थिक स्तर पर उनमें अलग अलग तरह की विविधताएं होती हैं। तो अमर्त्य सेन यह बोलने की कोशिश करते हैं कि जब भी संसाधनों के वितरण को वास्तविक रूप देना हो तो सिर्फ संसाधनों के वितरण से एक कदम आगे बढ़ते हुए जो अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, जो लोगों की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन पर ध्यान देकर नीतिगत हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जिससे उन लोगों की कैपेबिलिटी में वृद्धि हो सके।
किस चीज़ की समानता होनी चाहिए, इसके बारे में इन 3 अलग-अलग तरह के दृष्टिकोणों से अलग हटते हुए माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया है। जटिल समानता का विचार अपने आप में इसलिए अनूठा है क्योंकि यह समानता से संबंधित वाद-विवाद को एक नए स्तर तक ले जाता है। कुछ हद तक इसका जिक्र या कुछ हद तक इसके अंश हम जो अमर्त्य सेन के विचार है या जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन जटिल समानता एक तरीके से समानता की कोई ऐसी एक सार्वभौमिक परिकल्पना होनी चाहिए। इससे अलग हटते हुए अलग अलग दायरों के लिए समानता के अलग अलग नियमों की आवश्यकता पर बल देता है और इस रूप में अपने विचार प्रस्तुत करता है। जटिल समानता का विचार माइकल वॉल्जर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना विचार 1983 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्पेयर्स ऑफ जस्टिस में पेश किया। जटिल समानता से इनका अर्थ यह है कि हमारा जीवन विविध दायरों में बटा हुआ है, मसलन राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक इत्यादि। यानी कि हम सब एक मनुष्य के रूप में यह नहीं कह सकते हैं कि हर जगह हम एक ही तरह के दायरे में, एक ही तरह के लोगों के बीच में हैं। हम जब परिवार में होते हैं तब हमारा व्यवहार उन लोगों से अलग होता है जो हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब हम समाज में जाते हैं तो उस व्यवहार में थोड़ी भिन्नता आती है। जब हम आर्थिक गतिविधि कर रहे होते हैं तब हमारे व्यवहार में कुछ अलग तरह के मानक, कुछ अलग तरह के नियम होते हैं। उसी तरीके से जब हम राजनीतिक गतिविधि कर रहे होते हैं तो ये मानक और नियम अलग अलग तरह के होते हैं। तो ऐसे में हम इन सभी दायरों के लिए समानता के एक जैसे नियम नहीं बना सकते हैं। असल में हमें विभिन्न दायरों की खासियत को ध्यान में रखते हुए समानता की संकल्पना का विकास करना चाहिए। समानता की ऐसी संकल्पना जटिल समानता का निर्माण करती है। औपचारिक शब्दों में जटिल समानता का अर्थ है कि किसी नागरिक की एक सामाजिक दायरे में स्थिति दूसरे सामाजिक दायरे में उसकी स्थिति या किसी दूसरे सामाजिक वस्तु के संदर्भ में उसकी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति गरीब है, आर्थिक दायरे में उसके पास संसाधन कम है, तो उसकी यह स्थिति राजनीतिक दायरे में उसका जो पूरा जीवन है या उसकी जो पूरी क्षमता है या उसकी जो पूरी संभावना है उसको प्रभावित नहीं करेगी या कम से कम उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। और इसी रूप में वो ये बोलते हैं कि जो जटिल समानता है वो समाज को अलग अलग दायरों में बटा हुआ देखता है और इन सभी दायरों में एक खास तरह से समानता की परिकल्पना होती है और यह स्थिति एक दायरे की स्थिति दूसरे दायरे में व्यक्ति की स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करनी चाहिए। माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी चिंतक हैं। समुदायवादी चिंतक वो हैं जो कि यह मानते हैं कि उदारवाद में व्यक्तियों की एक बहुत ही सीमित परिकल्पना है और व्यक्ति अपने समुदाय से जुड़े होते हैं और जब भी हमें व्यक्तियों के बारे में एक सही समझ बनानी है तो हमें उनके समुदाय से जुड़ाव पर ध्यान देना चाहिए। और वो ये मानते हैं कि किसी भी वॉल्जर ने विचार प्रस्तुत किया कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता है जिसको कि हम कहें कि वो पूरी दुनिया में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। हर समाज अपने तरीके से वस्तुओं को अर्थ प्रदान करता है। हर समाज में अलग अलग तरीके की वस्तुओं को महत्व दिया जाता है और इसलिए हर समाज में उनके वितरण का भी एक स्वायत्त नियम होता है। तो वस्तुओं का हर समूह वितरण के एक खास दायरे का निर्माण करता है और हर दायरे में वितरण के लिए एक खास कसौटी ही उपयुक्त होती है। इसलिए जीवन के आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक दायरों में समानता के अलग अलग नियम लागू होंगे। मिसाल के तौर पर परिवार में माता पिता के पास जो कुछ भी होता है वह उनके पुत्र या पुत्री के पास जाता है, लेकिन इस नियम को राजनीतिक दायरे में लागू नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि पिता के बाद उसके पुत्री को ही उसका राजनीतिक पद मिलना चाहिए। और वास्तव में हम अगर देखें तो ये स्थिति कई बार हिंदुस्तान की राजनीति में या बहुत से देशों की राजनीति में मौजूद होती है और कि एक जो समानता का जो नियम परिवार के भीतर होता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के से प्यार और स्नेह के भावना से जुड़े होते हैं और जहाँ यह माना जाता है कि अगर माता पिता गुजर जाते हैं तो उनकी संपत्ति या उनके पास जो कुछ भी होता है वो उनके पुत्र या पुत्री के पास चला आता है, वही नियम कई बार राजनीतिक दायरे में भी लागू होता है। तो इस लिहाज से वॉल्जर यह बोलते हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति स्वीकार्य नहीं होगी और अगर कोई ऐसी स्थिति लाने का प्रयास करता है तो असल में वह लोकतंत्र की जगह तानाशाही की स्थिति आती है और हर दायरे में एक दूसरे में हस्तक्षेप होने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आर्थिक दायरे में जो चीज़ें काम करती हैं अगर वो राजनीति में हस्तक्षेप करें तो राजनीति विकृत होती जाएगी।
उसी तरीके से आर्थिक गतिविधियों में अगर राजनीति का ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाए तो इसी तरह की स्थिति आ सकती है। जो मुख्य बात जिस पर वॉल्जर जोर देते हैं वो ये है कि जो अलग अलग तरह के दायरे हैं उन सभी दायरों में जो नियम हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और अगर उन नियमों का एक दूसरे में दखलंदाजी करने की अनुमति दी जाएगी तो यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। जटिल समानता के अतिरिक्त अगर हम समानता पे चलने वाले समकालीन विमर्शों पर ध्यान दें तो दो तरह के मुद्दे ज़्यादा गहराई से सामने आते हैं। एक तो जो नारीवादियों ने समानता के लिए लगातार प्रयास किया है वो, और दूसरा कई अन्य वंचित समूह हैं जो लगातार समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस संदर्भ में एक सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन का जो पूरा विचार सामने आया है वो। तो मुख्य रूप से अभी हम इन दोनों पर थोड़ी सी स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगे। जो नारीवादी हैं उनका जो मुख्य जोर है, और यह पूरा जो विमर्श है वो हम कह सकते हैं कि आज से 100-150 साल पहले से ज़्यादा गहराई से उभर कर सामने आ चुका है। जेम्स मिल की राइटिंग में, मेरे वोllstonecraft की राइटिंग में ये सारी बातें सामने आईं, पर हाल फिलहाल के दौर में ज़्यादा गहराई से नारीवादियों ने समानता पर जोर देना आरंभ कर दिया है। अगर हम नारीवाद के भीतर समानता के विचारों को देखें तो मुख्य रूप से उसमें यह बात सामने आती है कि जिस तरीके से पितृसत्ता लोगों के जीवन को नियंत्रित कर रहा है उससे अलग हटते हुए एक महिलाओं को भी समान मौका दिए जाने की आवश्यकता है। पितृसत्ता में आमतौर पर महिलाओं को एक तरीके से हाशिए पर रखा जाता है और पुरुषों के पक्ष में यह सारा काम किया जाता है। हालांकि कई बार पुरुष भी इस तरह की पितृसत्ता के कारण उपेक्षा, दमन या हिंसा का शिकार हो सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से बहुत से नारीवादी हैं उन्होंने समानता के बारे में चलने वाले पूरे विमर्श में जो महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं की स्थिति है, उसकी उपेक्षा करने की ओर ध्यान दिलाया है। और हमने अरस्तु का जिक्र किया जो पूरी तरीके से महिलाओं की उपेक्षा करते हैं, लेकिन बहुत सारे अन्य जो राजनीतिक दार्शनिक हैं वह भी परिवार के भीतर जो समानता होनी चाहिए या जो समानता का मसला है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, और आम तौर पर परिवार के बाहर की ज़िंदगी की ही चर्चा की जाती है। तो जो उदारवादी नारीवाद उभर कर सामने आया उसने महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार देने का समर्थन किया। मसलन वोllstonecraft ने महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही शिक्षा, नागरिक अधिकार और रोजगार देने की मांग की। असल में अभी भी सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का संघर्ष जारी है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो विधायिका है, संसद और विधानसभाएं जो हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का मसला पिछले कई दशकों से लटका हुआ है। तो वो एक तरीके से कैसे महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिल सकता है, वो संघर्ष अभी भी जारी है। कई बार महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, और ऐसे कई मसले हैं जो कानून के स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। तो महिलाएं हैं या जो नारीवादी हैं अभी भी कानून के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इस तरीके के संघर्ष के, इस तरह के अधिकारों के लिए, इस तरह की समानता को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दूसरे स्तर पर जो मार्क्सवादी नारीवाद हैं उन्होंने परिवार की, एंगल्स ने अपनी पुस्तक में परिवार के संस्था की आलोचना की और इसे संपत्ति को एक व्यक्ति की इस शिक्षा से जोड़ा कि वो अपनी संपत्ति को अपने बाद अपने पुत्र को दे, और इस लिहाज से एंगल्स ने इसका विश्लेषण किया। और जो मार्क्सवादी नारीवाद है उन्होंने परिवार की संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो भी महिलाओं की बुरी स्थिति है उसको पूंजीवाद से भी जोड़ा और खुद मार्क्सवाद की भी कई तरीके से आलोचना की। तो मार्क्सवादी नारीवादियों के विचार में भी समानता का प्रश्न बहुत गहराई से उभर कर सामने आया है। जो रेडिकल नारीवादी हैं उन्होंने जीवन के हर आयाम में, यानी कि जो व्यक्ति का जो निजी ज़िंदगी जो होती है, जो महिलाओं की जो सेक्सुअलिटी होती है और उसके जो कई सारे आयाम होते हैं, उनमें भी एक जो असमानता विद्यमान है, जो महिलाओं की निम्नतर स्थिति है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असल में महिलाओं को सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी हद तक समान स्थिति दिलाने की आवश्यकता है। और उन्होंने पर्सनल इज पॉलिटिकल, या व्यक्तिगत जो है वो राजनीतिक है, इसका नारा भी दिया।
और इसके अलावा कई स्तरों पर जो समानता का प्रश्न है वो उभर कर सामने आ रहा है और उसमें जो समाज के जो दूसरे कई हाशिए पर पड़े हुए तबके हैं, जिसमें कि हम LGBT ग्रुप को रख सकते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका यह संघर्ष कानून के स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर होने वाले भेदभावों के खिलाफ समानता, इन सब मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि LGBT से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं वो काफ़ी हद तक हाल फिलहाल के समय में चर्चा का विषय रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो नारीवादी हैं वो कई मायनों में उन्होंने समानता में चलने वाले विमर्श को एक नया रूप दिया है और उन्होंने समानता के पूरे विषय का विस्तार सामाजिक जीवन से आगे बढ़ाते हुए परिवार और व्यक्तिगत जीवन के जो अलग अलग तरह के संबंध होते हैं और उन संबंधों के अलग अलग स्तर होते हैं वहाँ तक किया है और इस लिहाज से उन्होंने समानता में एक नए तरह का या समानता से जुड़े विमर्श में एक नए तरह का आयाम जोड़ा है। सकारात्मक कार्रवाई और समानता वर्तमान समय में काफ़ी हद तक वाद विवाद के केंद्र में रहे हैं और अक्सर यह बात कही जाती है कि असल में सकारात्मक कार्रवाई जो है वो समानता को स्थापित करने का एक साधन है, लेकिन जो सकारात्मक कार्रवाई का एक जो बड़ा या ठोस रूप होता है जिसको कि हम कोटा तय करना या आरक्षण की बात करते हैं, उस पर काफ़ी हद तक वाद विवाद होता रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ क्या है और उसके बाद हम थोड़ा बहुत इस तरीके के वाद विवाद पर भी नज़र डालेंगे। वास्तविक अर्थों में समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को एक प्रभावकारी उपाय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। सकारात्मक कार्रवाई का मकसद होता है कि समाज के विभिन्न समूहों के बीच कायम संरचनात्मक असमानता को दूर किया जाए। संरचनात्मक असमानता का मतलब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर कोई महिला है तो वो पितृसत्ता के कारण भेदभाव को झेल रही है, अगर कोई दलित है तो वो जाति व्यवस्था के कारण हाशिए पर है और कई तरह की विषमता या कई तरह के भेदभाव का सामना कर रहा है। और जो सकारात्मक कार्रवाई होती है उसमें वंचित समूहों को शिक्षा और अन्य तरह के प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सकारात्मक कार्रवाई का जो दो आयाम हो गया उसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आरक्षण या कोटा तय करने से संबंधित नहीं है और दूसरी बात यह है कि सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है कि उसमें आरक्षण और कोटा के साथ साथ लोगों को शिक्षा में और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके दूसरे आयामों में भी मदद दी जाए। तो इस अर्थ में अगर हम सकारात्मक कार्रवाई को समझते हैं तो हम इसके साथ ज़्यादा एक संतुलित विचार हम आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ मैं डाइवर्सिटी प्रिंसिपल या डाइवर्सिटी सिद्धांत का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि हिंदुस्तान जैसे समाजों में लागू नहीं है लेकिन कई समाजों में, जैसे अमेरिका में इसको काफ़ी महत्व दिया गया कि जिस भी अगर कोई भी पद है तो उसमें जितने लोगों की जितने समूहों की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनके लिए एक चीज़ आरक्षित कर दी जाए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में उस तरीके से डाइवर्सिटी प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वह यह है कि आरक्षण या कोटा तय करना भी अपने आप में समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह जो वंचित समुदाय हैं, जो वंचित समूह हैं, उन्हें उनके पूरे प्रतिनिधित्व को यह सुनिश्चित करता है। दूसरे स्तर पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक कार्रवाई के इस रूप तक ही सीमित रह जाएं कि आरक्षण तय कर दिया गया और इससे सारा कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं हो सकता है और यह ज़रूरत है कि सकारात्मक कार्रवाई के जो दूसरे रूप हैं, अर्थात शिक्षा में किसी को मदद करना या जीवन के दूसरे आयाम जो होते हैं उसमें व्यक्ति अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाए, उस तरह की स्थिति लाना, यह भी अब इस स्थिति को भी या इस तरह के कदमों को भी अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई अभी एक वाद विवाद का विषय बना हुआ है और हमेशा ही इस पर एक ऐसी स्थिति बनी रहती है जहाँ पर जिन्हें कोटा या आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है वो काफ़ी असंतोष की स्थिति दिखाते हैं। लेकिन असल में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो समाज में संरचनात्मक असमानताएं हैं, जिन्हें कई बार हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और कई बार हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उन संरचनात्मक असमानताओं से निपटने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई और इसके दोनों रूप बहुत ही मजबूत साधन हैं।
आज की इस पूरे अध्याय में जो हमने चर्चा की उसमें हमारा मुख्य ध्यान इस बात पर रहा कि हम समानता के अर्थ और समानता की आवश्यकता से संबंधित पहलुओं को समझें। हमने इस बात की कोशिश की कि हम समानता की अवधारणा की एक ऐतिहासिक गतिकी को, एक ऐतिहासिक गतिशीलता को समझने का प्रयास करें और उसके बाद हमने समकालीन समय में समानता के बारे में मौजूद कुछ वाद विवादों पर नज़र डाला। हमने ये समझने का प्रयास किया कि ये जो अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण हैं, ये अलग अलग तरह की जो धाराएं हैं, उनका क्या अर्थ है, उनमें कौन से मजबूत पहलू सामने आते हैं और किस तरीके से एक पूरी तस्वीर कोई भी धारा यह दावा नहीं कर सकती को पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। तो इस लिहाज से हमें इन सारे वाद विवादों को एक गहरे स्तर पर समझने की ज़रूरत है और उसके माध्यम से हमारे अपने समाज में, हमारे अपने परिवेश में जिस तरह की असमानताएं मौजूद हैं उनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज के इस अध्याय या चर्चा को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगले चर्चा में हम एक अलग विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।